तो दिल्ली एनसीआर की खबरें अब तफसील से देखेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने असेंबली इंतखाबात में जबरदस्त जीत दर्ज की है। आम आदमी पार्टी के लीडरों ने लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को चुन लिया है। केजरीवाल एक बार फिर दिल्ली के वजीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। 16 फरवरी को केजरीवाल दिल्ली के रामलीला मैदान में हलफ लेंगे। आम आदमी पार्टी लीडरों ने इस जीत को अवाम की जीत करार दिया। बताया जाता है कि हलफ बर्दारी तकरीब में आम लोगों को ही मदऊ किया जाएगा और इसीलिए इतवार को हलफ बर्दारी तकरीब रखी गई। आज आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर गोपाल राय ने बताया कि हलफ बर्दारी तकरीब में सियासी लीडरों और वज़राए आला को मदऊ नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि तकरीब में सिर्फ आवाम को ही मदऊ किया जाएगा। तो उधर केजरीवाल 16 फरवरी को तीसरी बार लगातार वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेने वाले हैं और केजरीवाल आवाम की मेजबानी भी करेंगी। हमारी नुमाइंदा रचना ने हालात का जायजा लिया। दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में 16 फरवरी को अरविंद केजरीवाल दिल्ली के तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तमाम दिल्ली के लोगों को मेहमान के बतौर वहां पर बुलाया गया है। मेजबानी करेंगे अरविंद केजरीवाल खुद, क्योंकि उनका कहना है कि जिस तरीके से दिल्ली के लोगों ने अपार प्यार उनको दिया है वो उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। और सूत्रों से ये भी बताया जा रहा है कि जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हैं या बड़ी पार्टियों के जो प्रमुख हैं उनकी जगह पर दिल्ली के लोगों को यहाँ पर प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने बम्पर जीत दिलाई है। और जिस तरीके से अगर आप पोस्टर भी देखेंगे, पंचलाइन दी गई थी, अच्छे होंगे 5 साल दिल्ली में तो केजरीवाल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं दिल्ली का बड़ा बेटा हूँ, बड़ा बेटा बनकर मैं दिल्ली के लोगों की सेवा करूँगा। तो दिल्ली का बेटा होने का फर्ज वो निभा रहे हैं, दिल्ली के लोगों को बुला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से दिल्ली के लिए बड़ा बेटा बने हैं, अपने साथियों के लिए भी वो बड़े भाई की तरह ही उभरने वाले हैं, क्योंकि कैबिनेट की जो बात हो रही है उसमें किसी भी तरीके के बदलाव की बात सामने नहीं आ रही। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है जो पिछली बार कैबिनेट में मंत्रीगण थे वो मंत्रीगण इस बार भी कैबिनेट में रहने वाले हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल ने अपने उन साथियों पर विश्वास जताया है, क्योंकि काम के नाम पर वोट मांगा था। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उनके जो तमाम साथी हैं जिन्होंने अपने काम के दम पर सीटें जीती हैं, तो मंत्रीगण में वो वही चेहरे रहने वाले हैं। तो एक बार फिर उप मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में मनीष सिसोदिया दिख सकते हैं। अब ये सूत्रों से खबर आ रही है, लेकिन क्या वाकई हकीकत में ऐसा होने वाला है ये तो 16 फरवरी को ही पता चल पाए। तो यहाँ पर भी जिस तरीके से वो दिल्ली के लोगों के साथ मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली के लोगों को जब वो 16 फरवरी को बुलाएंगे, रविवार का दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वहां पर पहुंचे, तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या कैबिनेट में कोई बदलाव होता है या फिर काम के दम पर वही पुराने चेहरे कैबिनेट में जगह पाते हैं। कैमरा पर्सन गौरव सक्सेना के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली के कॉलेज में तालिबात से जिनसी छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने तमाम गिरफ्तार मुलजिमीन को अदालती तहवील में भेज दिया है। 14 रोज तक अदालती तहवील में मुलजिमीन रहेंगे। कॉलेज में सकाफती प्रोग्राम के दौरान हंगामा हुआ था, जिसमें तालिबात ने जिनसी छेड़छाड़ का इल्जाम लगाया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए मुलजिमीन की पहचान की थी। सियासत की शबीह को बेदाग बनाने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट वक्फे से करता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिमाना और दागदार अफराद की सियासत में बढ़ती तादाद पर तशवीश का इजहार किया और सभी सियासी जमातों को हिदायत जारी की है। इसी सिलसिले में आज सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सियासी जमातों से कहा कि वो मुजरिमाना पस मंजर रखने वाले उम्मीदवारों का रिकॉर्ड वेबसाइट पर अपलोड करें और अखबार में इस सिलसिले में जानकारी दी जाए। हुक्म की तामील न करने पर इसे तौहीन अदालत तस्वुर किया जाएगा। बीजेपी तर्जुमान सैयद जफर इस्लाम ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। उन्होंने इस दौरान दिल्ली में बीजेपी को मिली हार पर भी बात की। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने शाहीन बाग को मसला बनाया और लोगों को गुमराह किया। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पर भी निशाना साधा। जफर इस्लाम ने कहा कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं पीछे से आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया है। सुनिए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम, सर, जिस तरीके से दिल्ली में बीजेपी की करारी हार हुई है, मंथन का दौर जारी है, आपको लगता है कि आपकी जो आक्रामक रवैया है उसकी वजह से आपको नुकसान हुआ? नहीं, देखिए, अगर पिछले 5 साल में अगर आप देखें तो किसी एक पार्टी का अगर जनाधार दिल्ली में बढ़ा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है।
जिसके वोट परसेंटेज बढ़े हैं, जिसके लोकप्रियता बढ़ी है, ये बात सही है। और हमारी सीटें भी बढ़ी हैं। बाकी सब पार्टियों की सीट कम हुई या फिर ख़त्म हुई है, लेकिन या वोट परसेंटेज कम हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ा है। और शायद जितनी सीटों में तब्दील होनी थी वो नहीं हो पाई। कुछ सीटें जो ऐसी हैं जहाँ पर हम बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। और उसकी एक और ख़ास वजह है कि कांग्रेस पार्टी जो पीछे से, पर्दा के पीछे से वो आपके साथ आपको लड़ा रही थी और अपने पार्टी को कहीं ना कहीं उसने आगे नहीं रखा। हो सकता है उसका भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जो उसके वोट परसेंटेज गिरे वो उसके तरफ माइग्रेट उन लोगों ने किया, उसका थोड़ा हमें नुकसान हुआ। लेकिन तिनकुनिया वार इस तरह से जो लड़ाई होती है, तिनकुनिया जो इलेक्शन जो होता है, उसमें एक पार्टी एकदम जीरो पे रहे ऐसा देखा नहीं गया है। लेकिन उसकी वजह सिर्फ ये हो सकती है कि कांग्रेस पार्टी ध्वस्त हो चुकी है और वो पीछे से हमारे खिलाफ और केजरीवाल के साथ लड़ रही थी, जो प्रदेश की जनता को कहीं ना कहीं उन्होंने आंखों में धूल झोंक के ये इलेक्शन लड़ा है। यानी कि आप मानते हैं कि जो कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई है, कोलैप्स कर गई है, उसकी वजह से आपको नुकसान झेलना पड़ा? नहीं, देखिए कांग्रेस नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, कांग्रेस तो ख़त्म हो ही रही है और कांग्रेस अब ख़त्म के कागार पे ही है। लेकिन प्रदेश की जनता जो जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, वो प्रदेश की जनता को गुमराह करके लड़ा। मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि देखिए कुछ कमी रही होंगी और उस कमी की समीक्षा भी की जाएगी। और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह से हमारी लोकप्रियता बढ़ी पिछले 5 सालों में, और हम मेहनत करेंगे और प्रदेश की जनता की हर बात को हम स्वीकार करते हैं कि हम इसमें हमारी जीत नहीं हुई, लेकिन प्रदेश की जनता की जो भी डिमांड है, प्रदेश की जनता को जो भी वायदे किए गए हैं, उसको मुस्तैदी से हम उस सदन में उठाएंगे और उनकी हर मांगों को हम उसको मजबूती देंगे। और एक जो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन पार्टीज है जो जनता के लिए काम करती हो, वो जनता के काम के लिए काम करते रहेंगे और उनके आशीर्वाद के लिए अपना सर झुका के उनके सामने रहेंगे। सर, 2014 लोकसभा चुनाव को हमने देखा कि किस तरीके से आप लोग विकास के एजेंडे पर आपने चुनाव लड़ा और उसका सीधा परिणाम आप लोगों को मिला। आप यहाँ पे पूर्ण बहुमत के साथ आपने सरकार बनाई। अभी के चुनाव में जो हमने देखा कि विकास का मुद्दा कहीं पीछे हो गया था बीजेपी के लिए, और शाहीन बाग और राष्ट्रवाद और हिंदुत्व वो हावी था। क्या आपको लगता है कि इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा? देखिए, अगर विकास पुरुष किसी को देखा जाता है तो प्रधानमंत्री है, जिन्होंने विकास के जो बात जो करने देश में शुरू की और जिस तरह से पिछले 5 सालों में जो सख्त जो कड़े से कड़े कदम उठाए वो प्रधानमंत्री ने उठाए हैं। लेकिन ये बात हकीकत है कि आपने शाहीन बाग को मुद्दा बना के और उसको लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, इसलिए आपकी चाल थी ये प्रदेश की। आपकी चाल थी, आप लोग फंस गए? नहीं कह रहे, आपकी चाल थी ये शाहीन बाग का मुद्दा। देखिए, जो राष्ट्र हित में होता है, देश हित में होता है, प्रदेश में होता है और प्रदेश वासियों के हित में, देशवासियों के हित में हम उस मुद्दे को उठाते रहेंगे। मतलब आम आदमी पार्टी ने शाहीन बाग को मुद्दा बनाया और आप लोग उसमें ट्रैप हो गए, ये आप मानते हैं? नहीं, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, हमारी पार्टी जो देश हित के मुद्दे होते हैं, जो नेशनलिज्म के मुद्दे होते हैं, उस मुद्दे को एक बार नहीं अनेक बार और बार बार उठाते रहेंगे। चाहे हमें उसका नुकसान भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है, लेकिन प्रदेश की जनता ने हमें वोट परसेंटेज बढ़ाया। उससे समझ में आता है कि प्रदेश की जनता हमारी विचारधारा से बिल्कुल प्रभावित है और वो कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि कमियां रह गई हों, उस कमियों को हम उसकी समीक्षा करेंगे और पूरे समीक्षा के बाद जो कमियां रही उसको दूर भी करेंगे। धन्यवाद। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली। चलिए आगे बढ़ेंगे। निर्भया इस्मतदरी और कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कल तक के लिए महफूज रख लिया है। कल 2 बजे तक इस मामले में फैसला सुनाया जाएगा। मुजरिम विनय ने सदर के फैसले को चैलेंज किया है। हालांकि विनय के रहम की अर्जी को सदर जमहूरिया ने पहले ही ठुकरा दिया था। उनकी खारिज होगी, मुझे सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है और इसलिए भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर 10 मिनट में बार बार किसी न किसी रूप में बार बार आ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को बार बार देखा है, तो मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है कि कल उनकी मर्जी खारिज होगी
और जो दूसरा ऑर्डर भी है वो भी उम्मीद है कि एक अच्छी गाइडलाइन आएगी। जैसा सिचुएशन होता है वैसा बोलते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसलिए उम्मीद है, भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर 2017 से ही चल रहा है, कभी रिव्यू के रूप में, कभी क्यूरी के रूप में, कभी मर्सी के रूप में। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मैटर क्लियर है, तो मुझे उम्मीद है कि कल इनकी मर्सी खारिज होगी, 2 जने की बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। कोर्ट ने एक ऑर्डर को रिजर्व रखा है, एक एडजर्न हुआ है। जिस ऑर्डर को रिजर्व रखा है, विनय शर्मा की मर्सी पिटीशन को इन्होंने रिट पिटीशन में चैलेंज किया था, तो डेफिनेटली कल उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि उसमें कोई भी ग्राउंड नहीं था। आपने अगर देखा भी होगा कोर्ट में होंगे कि जिस तरीके से AP सिंह ने इनरिलेवेंट आर्गूमेंट रखे हैं, तो कोर्ट भी एक तरीके से मजाक ही बन रहा था, और ये अननेसेसरी वैसे ही जस्टिस का मजाक बना रहे। दूसरा जो मैम है पटियाला हाउस कोर्ट की आप बात कर रहे हो, तो कल सडनली इन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी के तहत ये बोला कि मेरे पास कोई लॉयर नहीं है पवन गुप्ता के पास, तो कोर्ट ने इमीडिएटली उनको पब्लिक जो लीगल एड है वो प्रोवाइड करवा दिया है। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस ने दिल्ली में एहतजाज किया। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के लीडरों ने गैर सब्सिडी वाले गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के दफ्तर के सामने एहतजाज किया। सुष्मिता देव और अलका लामा भी एहतजाज में शामिल थीं। रसोई गैस की कीमत को कम करने का मुतालबा किया गया। आपको बता दें कि कल ही रसोई गैस की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। रसोई गैस की कीमतों में तकरीबन 149 रुपये तक का इजाफा हुआ है। साल 2000 में मैच फिक्सिंग स्कैंडल में मुलविस संजीव चावला को आज बर्तानिया से हिंदुस्तान लाया गया। इस मैच फिक्सिंग में जनूबी अफ्रीका के क्रिकेट स्टार्स भी मुलविस थे। पहले यह भी रिपोर्ट आई कि स्कॉटलैंड के अफसरान बुकी संजीव चावला को दिल्ली पुलिस के हाथ सौंपने की तैयारी कर रही थी ताकि इसके जुर्म की सजा दी जाए। आज संजीव चावला को दिल्ली लाया गया। संजीव चावला की तिब्बी जांच की जाएगी और इसके बाद ही इसे तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा। और अब बात कोरोना वायरस के कहर के करेंगे। आज दिन में ही 242 अफराद इसका शिकार हो गए हैं और इस वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 1350 से तजावुज हो चुकी है। जापान में भी इसका असर देखा जा रहा है। जापान के समुद्री जहाज जो कि चीन से आ रहा था, इसमें सवार 531 अफराद थे, जिनमें 218 कोरोना वायरस के मरीज पाए गए हैं। यह भी बताया जा रहा है कि इस जहाज पर सवार 2 हिंदुस्तानियों में भी कोरोना वायरस पाया गया है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने ट्वीट करके जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट में यह भी कहा है कि वो इस मामले में अपडेट देते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। अक़लियती उमूर की मरकजी वजारत के ज़ेर एहतमाम इंडिया गेट लॉन में हुनर हाट का एहतमाम किया गया है। मरकजी वज़ीर पीयूष गोयल और मुख्तार अब्बास नकवी ने हुनर हाट का इफ्तिताह किया। कारीगरों और फनकारों को फरोग देना इस हुनर हाट का मकसद है। 23 फरवरी तक यह हुनर हाट जारी रहेगा, जहां मुल्क भर से बड़े बड़े कारीगर हिस्सा ले रहे हैं। इनमें 50% से ज्यादा खवातीन भी शामिल हैं। और अब बढ़ेंगे एक दिलचस्प खबर की तरफ। अब तक आपने कई बार गैर कानूनी तरीकों से पैसे दूसरे ममालिक ले जाने की खबरें सुनी होंगी, लेकिन दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो कुछ हुआ, इसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हां, यह रिपोर्ट देखिए। दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया गया है जो मूंगफली लेकर विदेश जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस मूंगफली के अंदर था विदेशी करेंसी। खाने का सामान, उसके अंदर भी निकला विदेशी करेंसी। सुनकर ही आप हैरान हो गए होंगे। इस गैर कानूनी काम को देखकर आप हैरान ही रह जाएंगे। देखिए इस तस्वीर को और समझिए इस कारस्तानी को कि आखिर कैसे खाने की चीजों को खजाने में तब्दील किया गया। इस तरह से पूरा मामला था। इस मामले को समझते हैं। सीआईएसएफ के डीआईजी इंटेलिजेंस हमारे साथ में हैं, अनिल कुमार पांडे साहब हमारे साथ हैं। किस तरह से एक नई और एक बड़े इन्वेस्टिगेशन का खुलासा सीआईएसएफ ने किया है, इसको बताइए। निश्चित ही बहुत ही यूनिक और सीआईएसएफ का बहुत अच्छा काम मैं कहूँगा। कल शाम को लगभग 6:30 बजे
हमारे सर्विलांस टीम लेड बाय इंस्पेक्टर दीपक त्रिवेदी वो एरिया में थे टर्मिनल 3 के, और उन्होंने एक व्यक्ति को बड़ी उसकी संदिग्ध और नर्वस अवस्था में उसको घूमते हुए देखा। उसको उन्होंने वॉच में रखा और बाद में जब उससे बातचीत की गई तो वो कुछ अपना कहाँ जाना है इसको पहले छिपाने की कोशिश किया, फिर बताया कि दुबई जाना है। सस्पिशन पे हम लोगों ने जब उसके सामान को चेक किया एक्सरे मशीन में तो उसमें तमाम ईटेबल आइटम्स थे, और जिसको जब बैग को फिजिकल चेक किया संदेह के आधार पे तो बड़ी यूनिक मॉडस ऑपरेंडाई मिली फॉरेन करेंसी ले जाने की। मूंगफली में दाना नहीं। ऐसे मूंगफली के लगभग 1.5-2 किलो बैग में मूंगफली, उसको जो है छिलका खोल के दाने बाहर निकाल के उस मूंगफली में कैप करके जो है वो नोट रखा गया था, एक एक नोट एक एक मूंगफली में। डब्बे में बिस्किट नहीं। बिस्किट के पैकेट्स जो है कई पैकेट, उनका बिस्किट को अंदर से राउंड काट के और रोल करके लंबा उसमें बिस्किट के पैकेट के बराबर बिस्किट के बीच में ही वो रोल रखा था फॉरेन करेंसी का। मटन करी में मटन नहीं। और साथ में मटन पका हुआ उसको चीड़ के मटन के पीस में उसमें फॉरेन करेंसी मिली है। खाने पीने के सामान में गैर मुल्की करेंसी रखकर दूसरे ममालिक ले जाने वाले शख्स को एयरपोर्ट पर ही पकड़ लिया गया। सुनिए इसके पास कितनी करेंसी मिली। 45 लाख के रुपए के बराबर फॉरेन करेंसी मिली है, जिसमें रियाल है, दिनार है, यूरो है। पैसों के इस कारोबार में यूपी के सहारनपुर के मुराद अली नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया। दुबई जा रहा है और उसका नाम मुराद अली उसने बताया है, जो यूपी के सहारनपुर जिले का रहने वाला है, जैसा कि उसने प्राथमिक सूचना दी है। आपको बता दें, पुलिस को इस मामले में 500 की मालियत के 445 रियाल, 5 की मालियत के 6 ओमानी रियाल, 50 की मालियत के 36 यूरो मिले हैं। यहाँ पे सीआईएसएफ ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जिस तरह से आरोपी को धर दबोचा है, आने वाले वक्त में इस मामले से जुड़े हुए कई और तार का खुलासा भी हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। कुरान आलमी इंसानियत के लिए न सिर्फ रहनुमाई हिदायत है बल्कि इंसानी जिंदगी के लिए उसूल के साथ कुरान में नबातात, हैवानात और हशरतुल अर्ज का भी खुसूसियत के साथ जिक्र किया गया है। कुरान और इल्मुल हैवानात के उन्वान से भोपाल में मुनक़िदा सेमिनार में दानिशवरों ने मुफ्ती रहमुल्लाह खान कासमी की मारिफतुल हैवान को न सिर्फ अहम किताब करार दिया बल्कि मारिफतुल हैवानात के उन्वान से उर्दू में लिखी गई इस किताब को अपनी नौइयत की मुनफरिद किताब से ताबीर किया। यह खास रिपोर्ट देखिए। तख्लीक़ व तहक़ीक़ का मैदान इतना वसी है कि इंसान हर रोज नए जहानों को तलाश करता है, फिर भी तलाशो जुस्तजू के मैदान में तिश्नगी है कि बरकरार रहती है। कुरान और साइंस के उन्वान से अब तक मुख्तलिफ जुबानों के साथ उर्दू में भी बहुत सी किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं, लेकिन कुरान और हैवानात के उन्वान से उर्दू में किताबें ना के बराबर हैं। कुरान में 33 हैवानात का जिक्र किया गया है। यह हैवानात दुनिया के किन किन ममालिक में पाए जाते हैं और उनकी अपनी इफादियत क्या है, भोपाल में मुनक़िदा सेमिनार में न सिर्फ इसका खुसूसियत से जिक्र किया गया बल्कि कुरान और इल्मुल हैवानात के उन्वान से मुमताज आलिम दीन मुफ्ती रहमुल्लाह खान कासमी की किताब मारिफतुल हैवानात को उर्दू अदब में एक इजाफे से ताबीर किया गया। मुफ्ती रहमुल्लाह खान कासमी ने अपनी 40 साल मेहनत और मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करने के बाद इल्मुल हैवानात पर कुरान की रोशनी में मारिफतुल हैवानात के उन्वान से किताब लिखी है। मुफ्ती रहमुल्लाह खान कासमी इस सिलसिले में अपने ख्यालात का इजहार कुछ इस अंदाज में करते हैं। बहुत सारी किताबें लाइब्रेरी की शक्ल में मुरतब करी, बहुत से तराजिम कराए और बहुत अरसा लगा, तकरीबन 40 साल। फिर पूरी दुनिया के अंदर जो हैवानात से मुताल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ हैवानात मकामात हैं, ज़ूलॉजिकल पार्क हैं, नेशनल पार्क हैं, उनमें जाने का इत्तेफाक हुआ। खुसूसन बर्र आज़म अफ्रीका के मुतअद्दिद मुल्कों में जाना हुआ, दिलचस्पी बढ़ती चली गई।
कुरान और हैवानात पर एक सदी कबल उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एक किताब लिखी गई थी, लेकिन मुफ्ती रहीमुल्लाह खान कासमी की किताब मारिफतुल हैवानात इन मानों में जुदा है कि इस किताब में पिस्तानिया हैवानात की तस्वीर और उनके अक़साम का खुसूसियत के साथ जिक्र किया है। इस किताब में मुफ्ती रहीमुल्लाह खान कासमी ने उर्दू के साथ अंग्रेजी जुबान में भी मालूमात फराहम कराई हैं। कुरान और हैवानात और मुफ्ती रहीमुल्लाह खान कासमी की किताब मारिफतुल हैवानात के बारे में दानिश्वर कुछ इस अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। इसको मैं एक और तरह से भी देखता हूँ। एक ऐसे ज़माने में जब मदरसे वालों पर सवालात उठाए जाते हैं कि वो जदीद मौज़ूआत से गुरेज़ा हैं और सिर्फ़ कुरान और हदीस तक ही महदूद हैं, मुफ्ती साहब ने ये साबित कर दिया है कि ज़ूलॉजी जैसा सब्जेक्ट जो है उसमें भी वो एक अहमियत का हामिल काम कर सकते हैं। ऐसी किताब मेरे नज़दीक अभी तक हिंदी में भी कोई अभी तक नहीं आई है, और इसके साथ साथ वो बाद में ये इरादा रखते हैं कि कुरान शरीफ से के अंदर जो जानवरों के ज़िक्र आए हैं, हदीस शरीफ में जिनका ज़िक्र आया है, वो उस पर भी काम करेंगे। कुरान और हैवानात के उन्वान से मुफ्ती रहीमुल्लाह खान कासमी की उर्दू में ये पहली किताब है। इसके अलावा मुफ्ती रहीमुल्लाह खान कासमी ने कुरान और हशरातुल अर्ज़ के उन्वान से भी उर्दू में तहकीकी किताब मुकम्मल कर ली है, जिनका जल्द ही इजरा करके उन्हें उर्दू क़ारीन के हवाले किया जाएगा। मुफ्ती रहीमुल्लाह खान कासमी का कहना है कि कुरान और हैवानात पर अरबी और फारसी जुबान में तो बहुत लिटरेचर मौजूद है, लेकिन जब उर्दू जुबान में इन उन्वान पर किताबों को मातूम देखते हैं तो उन्हें मायूसी होती है। इसलिए उन्होंने कोशिश की है कि उर्दू में इल्मुल हैवानात और हशरातुल अर्ज़ पर ज्यादा से ज्यादा तहकीक करके उर्दू अदब के ज़ख़ीरे में इजाफा किया जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट। अगली खबर भी भोपाल से है, जहां रेलवे स्टेशन पर एक हादसा हुआ। प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 को जोड़ने वाले एक ओवर ब्रिज का हिस्सा गिर गया, जिसके नतीजे में कम से कम 7 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। जख्मियों को 50-50 हजार रुपयों की मदद देने का फैसला किया गया है। जो भी हादसा नहीं होना चाहिए था, दुखद है। एक्चुअली हुआ ये है कि जो एक FOB होता है, उसका रैंप जो है उसका एक स्लैब गिरा है, उससे कुछ यात्री जो वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे मौजूद थे वो घायल हुए हैं। घायलों की संख्या 8 है, उसमें से एक घायल को हमीदिया हॉस्पिटल भेजा गया है और 7 लोगों को रेलवे हॉस्पिटल ले जाया गया था। रेलवे हॉस्पिटल से उन 7 मरीजों को चिरायू हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। साथ में शिफ्ट करने के दौरान जब रेलवे हॉस्पिटल से चिरायू हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो रेलवे के डॉक्टर्स की टीम उनके साथ अकम्पनी करके गई है। इसकी जो है SAG लेवल की एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है। अभी तक किसी भी प्रकार की किसी भी कैजुअलिटी की रिपोर्ट नहीं है अभी तक टिल दिस टाइम, और जहाँ पे भी इस तरह की रिपोर्ट आ रही है उसको आप प्लीज़ नेगेट कर दें। अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी कैजुअलिटी रिपोर्टेड नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम की चूंकि जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं कि शिकायत की गई थी, उसके बाद भी ब्रिज पर ध्यान नहीं दिया गया, क्या पूरा इस पर अब तक निकल कर सामने आया है? मैम, जो एक बार हम अपने SAG लेवल की जो इंक्वायरी ऑर्डर हुई है उस इंक्वायरी की रिपोर्ट आने का वेट करते हैं, तभी इस पर हम कुछ पुख्ता रूप से बोल पाएंगे कि घटना के पीछे कारण क्या था। लेकिन अभी तक किसी की मौत नहीं हुई, ये बड़ी नहीं, किसी की भी मौत अभी तक नहीं। पाकिस्तानी अदालत के जरिए कलअदम तंजीम जमात-उद-दावा के सरबराह और हिंदुस्तान को मतलूब दहशतगर्द हाफिज सईद को 11 बरस की कैद की सजा सुनाए जाने पर हिंदुस्तान का कहना है कि पाकिस्तान पर एक लंबे अरसे से यह बैनुल अक़वामी जिम्मेदारी थी। अब FATF के आम इजलास के मौके पर अदालत का यह फैसला आया है। इस फैसले के मुस्बत असरात को देखना बाकी है। हिंदुस्तान का यह भी कहना है कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर सरगर्म तमाम दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है या नहीं, यह भी देखा जाना है। This is completely a drama on part of Pakistan. Pakistan had absolutely no options but to act against Hafiz Saeed. On the 20th of February, there is a plenary meeting where the decision has to be taken whether Pakistan is to remain in grey list or has to be moved to blacklist. So Pakistan has taken this action under duress. They are absolutely aware that the world is acting very tough and very strongly against them. And if they fail to take any action against Hafiz Saeed, they could. पाकिस्तान ये झूठ पर झूठ बोलते आ रहा है। ये नाटक करना ये पाकिस्तान की फितरत रही है। मसूद अजहर के टाइम भी उन्होंने यही नाटक किया था और यही नाटक अभी भी कर रहे हैं वो। दूसरी बात ऐसी कि पाकिस्तान को आज
FATF के ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी ये इतनी बद से बदतर हो गई है कि आज आटे दाल का जो भाव है वो सामान्य नागरिक अफोर्ड नहीं कर सकता, और इसीलिए पाकिस्तान को बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब ग्रे लिस्ट से बाहर कैसे आए? तो जब हम टेरर फाइनेंसिंग के विरुद्ध कुछ कर ठोस कदम उठाएंगे तभी हम ग्रे लिस्ट से बाहर आएंगे। इसीलिए ये पाकिस्तान ये नाटक कर रहा है। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।